गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कृषि उड़ान स्कीम। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने राज्यसभा को बताया है कि 53 एयरपोर्ट्स जो हैं वो इस टाइम पर कृषि उड़ान स्कीम के अंडर आ चुके हैं। तो ये स्कीम जो है आपकी अगस्त 2020 में शुरू की गई थी। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों राउट्स पर ये चलती है स्कीम, और इसमें फार्मर्स को असिस्ट किया जाता है कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक है। अब फिर इसी का ही सेकेंड वर्जन इस स्कीम का अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया, ताकि पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स जो कि हिली एरियाज़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या ट्राइबल एरिया से जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये स्कीम को निकाला गया। ठीक है। तो ये कोई एक एक अकेली मिनिस्ट्री की स्कीम नहीं है। 8 मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मिलकर इस स्कीम को चला रहे हैं। आपके जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़, ये ऐसे 8 के करीब जो हैं वो आपके डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि इसको चला रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो है कोई सेपरेट बजट एलोकेशन नहीं की गई है स्कीम के अंदर। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं अपने ही फंड्स को यूज़ करते हुए स्कीम को चलाते हैं, और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको बाय एयर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और उसमें जो है फुल वेवर दिया जाता है। जो आपकी इंडियन फ्रेट या पैसेंजर कार्गो के जो आपके कंपनीज़ हैं उनको फुल वेवर दिया जाता है, लैंडिंग, पार्किंग, इन सब फैसिलिटीज़ का। और ये आपके टोटल 53 एयरपोर्ट्स इसमें अब कवर हो चुके हैं। ठीक है। तो जैसे इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई है कि 1,08,000 के आसपास मेट्रिक टन जो है पेरिशेबल कार्गो इसने ट्रांसफ़र किया है इन द ईयर 2021 एंड 22। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेथ पेनल्टी इन इंडिया। अब इस पर स्पेशल फोकस किस पे है? बच्चन सिंह फ्रेमवर्क पे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चन सिंह फ्रेमवर्क तो आपको पता ही होना चाहिए, बट डेथ पेनल्टी के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या आपके जो कोर्ट्स हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं कि डेथ पेनल्टी देनी है या नहीं देनी है। तो अभी सितंबर 2021 में एक अपील को हेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसर्न जो है वो दिखाया था कि जो हाई कोर्ट्स या ट्रायल कोर्ट्स हैं वो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो है डेथ पेनल्टी अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो है करेक्शन करनी शुरू की है सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे जस्टिस एल नागेश्वर राव जी ने कुछ डेथ सेंटेंसेस को कम्यूट किया। उन्होंने कहा है कि जो नीचे के कोर्ट्स हैं उन्होंने एरर्स कमिट किए थे ये डेथ सेंटेंस सुनाते टाइम। फिर उन्होंने जो है जस्टिस यू ललित जो है उन्होंने प्रोबेशन ऑफिसर्स, प्रिजन सुपरिटेंडेंट्स, इंडिपेंडेंट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, इन सब से रिपोर्ट मांगी है कि जिन लोगों को डेथ पेनल्टी सुनाई गई है क्या वो उनके इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो इस लेवल पर वो क्रिमिनल थे या नहीं थे। ठीक है। जस्टिस ललित ने भी जो है वो एग्री किया है कि जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया डेथ पेनल्टी के केसेस में, और जो है आप अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस के बीच में अगर चॉइस जो करनी थी वो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही की जा सकती थी, लेकिन जो है जजेस ने वो लोअर कोर्ट जजेस ने उसको फॉलो नहीं किया। ठीक है। तो अब ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है? तो जैसे आपको बताया मैंने कि अनफेयरनेस और आर्बिट्रेरीनेस देखने को मिली है कुछ जो है आपके लोअर कोर्ट्स में। तो इसलिए जो है जो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवेन करना पड़ रहा है। ठीक है। तो अब जजेस कैसे डिसाइड करते हैं? अब किसी भी क्रिमिनल के को सज़ा सुनाने के लिए उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो लाइफ सेंटेंस सुना दे उसको, या फिर वो डेथ सेंटेंस सुनाए। ठीक है। तो कैसे डिसाइड किया जाता है? उसके लिए बच्चन सिंह फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है। बच्चन सिंह फ्रेमवर्क एक केस था बच्चन सिंह का, मई 1980 का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है डेथ पेनल्टी की, लेकिन एक फ्रेमवर्क हमने बनाया है जिसको फ्यूचर जजेस को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो डेथ सेंटेंस सुना सकते हैं। ठीक है। अब उन्होंने बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी। तो आपको कब जो है डेथ पेनल्टी को अडॉप्ट करना है या कब आपको डेथ पेनल्टी सुनानी है, उसके लिए कुछ जो है वो उन्होंने गाइडलाइंस दी। ठीक है। उन्होंने गाइडलाइंस क्या दी? उन्होंने बोला कि आपको एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग दोनों फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। अब ये क्या होते हैं एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स? ठीक है। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, अब यहाँ पर देखो ये मेंशन किया है, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स वो होंगे कि एक क्रिमिनल को आपको इंडिविजुअल लेवल पर देखना है। ऐसा नहीं कि उसने समझ लो कि कोई मर्डर किया तो आप उसको डेथ सेंटेंस सुना दो। आप ये देखोगे कि वो क्यों, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एग्रावेट हो गया, कोई ऐसे सरकमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उसको जो है वो मर्डर करना पड़ा, है ना? तो आपको ये भी देखना है, और मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी देखने। मिटिगेटिंग फैक्टर्स मतलब कि क्या उसके पास ऑप्शंस थे कि वो मर्डर ना करता, क्या उसकी कुछ ऐसी सोशो इकोनॉमिक स्थिति थी, या कोई उसकी ऐसी सोशल या कोई भी ऐसी मेंटल स्टेट थी कि वो जो है वो मर्डर, अगर उसकी बिल्कुल सही मेंटल स्टेट थी और कोई उस पर प्रेशर नहीं था
तो इसका मतलब वो मर्डर को रोक सकता था, वो नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने किया, तब उस केस में आप उसको डेथ पेनल्टी सुना सकते हो। बट अगर वो मिटिगेट नहीं कर सकता था तो आपको डेथ पेनल्टी उसको नहीं सुनानी है, तब आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनानी है, ठीक है। तो ये मिटिगेटिंग जो है फैक्टर्स जो है वो आपको देखने पड़ेंगे। तो एक तरह से इंडिविजुअलाइज करना है सेंटेंसिंग को, है ना। जो भी कोई भी केस आपके पास आ रहा है तो जज को सिर्फ ये नहीं देखना कि क्राइम क्या किया उसने, क्राइम उसने, अगर जज सिर्फ क्राइम देखेंगे कि हाँ इस पर्सन ने मर्डर किया है तो इसको डेथ पेनल्टी सुना देते हैं, नो। आपको उसको इंडिविजुअलाइज करना है कि उस पर्सन जिसने मर्डर किया है कि उसके सर्कमस्टांसिस कैसे थे। बहुत सारे इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस होती हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कि एक अक्यूज के जो है वो क्राइम को जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको उन सारे फैक्टर्स को देखना है, जो एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग दोनों फैक्टर्स को देखना है। उसके बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही जो है आपको डेथ सेंटेंस सुनाना है। नहीं तो डिफ़ॉल्ट आपका जो है हमेशा लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए ऐसे केसेस में जिनमें डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न है, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो जजेस हैं, जो नीचे के जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने इसको इनकन्सिस्टेंट रहे हैं वो बच्चन सिंह फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऐसा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी कह रही है कि लोअर कोर्ट के जजेस हैं वो ठीक से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं और जो है डेथ पेनल्टी को अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसीलिए जो है बच्चन जो आपकी एक प्रोजेक्ट 39A है, उन्होंने स्टडी कंडक्ट किया और उन्होंने पिछले 15 साल में देखा कि बच्चन सिंह फ्रेमवर्क जो है वो लगभग ब्रोक डाउन हो चुका है। मतलब जजेस जो हैं इनकन्सिस्टेंट उसका मीनिंग समझ रहे हैं, इंडिविजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स को भी नहीं समझ पा रहे हैं, अपने लेवल पर जो है वो डिसीजन ले रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है। तो अब ये जो है इसको सुधारने का टाइम आया है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपने हाथ में लिया है ये कि कैसे इसको डेथ पेनल्टी को जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है वो अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से बहुत सारे कुछ केसेस को जब करेक्ट किया जाएगा तो नीचे तक मैसेज जाएगा सारे कोर्ट्स में कि आपको बच्चन सिंह फ्रेमवर्क को दोबारा से आपको रिवाइव करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस है। इवन एथिक्स के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको अपने आंसर में भी आप इसको लिख सकते हो, बच्चन सिंह फ्रेमवर्क जो है डेथ पेनल्टी के केस में उसको फॉलो किया जाना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मई 1980 में अनाउंस किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स इन इंडिया। तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रोक्रास्टिनेशन या फिर डिले को जो है उस पर डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया है, क्योंकि वो डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स को अभी तक दलित्स या फिर ट्राइबल्स या फिर बैकवर्ड्स में कैटेगराइज नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ये डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स क्या है, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि जब ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बहुत सारी ट्राइब्स को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था अंडर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी मिलियंस ऑफ नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी जिनको क्रिमिनल बना दिया गया था सिर्फ एक लॉ के अंडर, और उनके ऊपर परमानेंट नज़र रखी जाती थी, उनके ऊपर सर्वेलेंस रखी जाती थी। फिर जो है जब इंडिपेंडेंस हमने ली तो हमने इस रेशियल एक्ट को जो है वो हटाया और 1952 में हमने डी नोटिफाई कर दिया इन सारी ट्राइब्स को एज नॉर्मल ट्राइब्स, ठीक है। तो अब इसीलिए जो है इस दिन 31 अगस्त 1952 को विमुक्ति दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, जब इन सब ट्राइब्स को जिनको क्रिमिनल करार दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, उन सबको हमने जो है वो लिबरेट कर दिया, ठीक है। सो अब जो है बहुत सारी ट्राइब्स को उस टाइम पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बना दिया गया, शेड्यूल्ड कास्ट बना दिया गया, अदर बैकवर्ड कास्ट लिस्ट में डाल दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी ट्राइब्स हैं जो किसी भी जो है वो कैटेगरी में भी गवर्नमेंट नहीं डाल पाई है, ठीक है। तो अब नोमैडिक और सेमी नोमैडिक में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो सेमी नोमैडिक ट्राइब्स वो होती हैं जो हमेशा परमानेंटली मूव करती रहती हैं, वो कभी एक जगह पे नहीं टिकती। सेमी नोमैड्स वो होते हैं कि वो भी मूव करते रहते हैं लेकिन वो साल में एक बार एक फिक्स्ड हैबिटेशन पर ज़रूर वापस आते हैं, ठीक है। तो सारी ट्राइब्स जो है वो डीएनटीज़ तो नहीं है, लेकिन जितनी भी डीएनटीज़ थी वो सारी लगभग नोमैडिक ट्राइब्स थी। तो 1500 के आसपास ऐसी नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स थी, उनमें से जो है 198 डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, लगभग 15 करोड़ ऐसे टोटल इंडियंस थे एज़ पर रेनके कमीशन, जिनको जो है डी नोटिफाई किया गया, लेकिन अभी तक उनकी स्थिति में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है, ठीक है। और ना ही उनको जो है वो कैटेगराइज किया गया है। तो गवर्नमेंट ने 2 ऐसे कमीशन बिठाए थे, रेनके और इदाते कमीशन। तो 2005 में बिठाया एक कमीशन और एक 2015 में। तो जो रेनके कमीशन ने भी ये बोला कि 50% ऑफ डीएनटीज़ जो है उनको पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और 98% उसमें से लैंडलेस हैं। फिर अदाते कमीशन जो है उन्होंने भी यही देखा कि यस कोई उनके में चेंज नहीं आया उनके स्टेटस में,
और वो अभी भी डीपली इम्पोवरिश्ड हैं, ठीक है। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह रही है कि जल्दी से जल्दी आप इनको कैटेगराइज करो और इनको जो है बेनिफिट्स जो है गवर्नमेंट द्वारा वो जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र होने चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है NST-FDC। तो ये नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी फंक्शनिंग के बारे में मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लोकसभा को बताया है। तो अब ये ऑफ कोर्स ये एक PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और ये कंसेशनल लोन्स देता है एलिजिबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पर्सनस को, ताकि वो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो ये डायरेक्टली खुद तो लोन नहीं देता, लेकिन इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के थ्रू लोन दिलवाता है। ऑफ कोर्स एज अ रीअश्योरर काम करता है ये। और फिर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है ताकि ट्राइब्स को पता लग सके कि वो लोन्स ले सकते हैं और अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ या फिर इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्कीम्स हैं जो इन्होंने चला रहे हैं ये NST-FDC वाले। तो जैसे एक टर्म लोन स्कीम है, इसमें वायबल प्रोजेक्ट्स के लिए टर्म लोन दिया जाता है 50 लाख रुपए तक का, और या फिर जिसमें आप ये कह सकते हो जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 90% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की, ठीक है। फिर ऐसे ही आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना भी है, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स वुमेन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको 90% तक उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का लोन दिया जाता है अप टू 2 लाख रुपीज़, ताकि वो अपना कोई बिजनेस चला सके, ठीक है। और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लगभग 4% पर एनम। ऐसे ही माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं ST मेंबर्स तो उनको 50,000 रुपये तक का पर मेंबर लोन दिया जाता है, और 5 लाख रुपये पर सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको लोन दिया जाता है। ऐसे ही आदिवासी शिक्षा ऋण योजना है, जिसके अंदर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जो है STs को लोन दिया जाता है, और 10 लाख रुपए पर एलिजिबल फैमिली कंसेशनल रेट पर उनको लोन दिया जाता है 6% पर एनम पर, ठीक है। ऐसे ही मार्जिन मनी सपोर्ट स्कीम फॉर ST एंटरप्रेन्योर्स भी है, ठीक है, जिसके अंदर जो है 15% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का उनको लोन मिलता है और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022। तो ये रिसेंटली अभी रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की, जिस इस साल की रिपोर्ट का नाम है या थीम है सीइंग द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन द निगलेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 करोड़ के आसपास जो है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज वर्ल्ड में हमको हर साल देखने को मिलती है, और इसमें से 1 in every 7 जो है वो इंडिया में हो रही हैं, ठीक है। तो लगभग 48% ऑफ जो टोटल प्रेगनेंसीज हैं वो अनइंटेंडेड है, मतलब ना चाहते हुए भी वो प्रेग्नेंट हो गई, मतलब प्लान नहीं है वो, ठीक है। 61% जो ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हैं ये अबॉर्शन में ही कन्वर्ट होती हैं। फिर उन्होंने कहा है कि 13% ऑफ वुमेन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं वो 18 साल की उम्र से पहले ही जो है वो चाइल्ड बेयर करना शुरू कर देती हैं। फिर उन्होंने कहा है कि 20% ऑफ जो डिस्प्लेस्ड वुमेन है वर्ल्ड वाइड उनको कोई ना कोई तरह का सेक्सुअल वायलेंस फेस करना पड़ता है। फिर ऐसे ही बताया है कि ग्लोबली 257 मिलियन वुमेन जो हैं वो सेफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर पाती हैं, और लगभग 1/4 जो वुमेन है वो सेक्स को जो है वो नो नहीं कर पाती हैं, ठीक है। सो अब इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स भी उन्होंने दिए हैं कुछ, जैसे उन्होंने कहा है कि 23.3% ऑफ वुमेन जो 20 से 24 साल की एज में है उनकी एज 18 से पहले उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, एज़ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और लेकिन उन्होंने एक अच्छी चीज़ भी बताई है इंडिया के बारे में कि इंडिया ने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स के कंटेक्स्ट में, इसीलिए इंडिया की पॉपुलेशन जो है स्टेबलाइज होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। इसको पहले यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ कहा जाता था, इसको 1969 में बनाया गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना, नेशनल स्ट्रेटजीज प्रोटोकॉल्स बनाना, और जो है बर्थ कंट्रोल स्ट्रेटजीज जो है वो सप्लाईज देना या सर्विसेज देना, ये सब काम जो है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड करता है, ठीक है। तो ये आपके UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इकोसॉक उसके अंडर आता है, और इसके लिए कोई स्पेशल UN बजट नहीं है, बट वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है डोनर गवर्नमेंट्स का, जो आपके इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर या फिर जो इंडिविजुअल्स जो आपको जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हीं के फंडिंग पर यह चलता है, ठीक है। सो 1971 में इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो है वो अथॉरिटी के अंदर डाल दिया गया, और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इसका नाम 1987 में बनाया गया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री विरासत के
का संवर्धन। तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है अभी रिसेंटली, ताकि सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट की जा सके माइनॉरिटीज़ के लिए, ताकि और स्पेशल फोकस किसके ऊपर है, आर्टिसन कम्युनिटीज़ के लिए के ऊपर, वुमेन के ऊपर और यूथ के ऊपर, ठीक है। अब इसमें 33% जो टोटल टारगेट है स्कीम का वो विमेन के लिए रिजर्व किया गया है, और 10% जो ये विमेन हैं जो कि जिनको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ट्रेनिंग मिलेगी, उनमें से जो है बिजनेस मेंटर्स बनाने के लिए जो सेलेक्ट किया जाएगा उनको 10% विमेन को, ठीक है। सो ये एक लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए बेसिकली ये स्कीम है, और इसको माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो इसको आप पीएम विकास स्कीम भी कह सकते हो, ठीक है। इसका पीएम विकास ही जो है वो रादर कहा जा रहा है स्कीम को, और आपको ये एग्जाम में अब पूछा जाएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक, नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Krishi Udan scheme. So Union Minister of Civil Aviation has told the Rajya Sabha that almost 53 airports have been included under the Krishi Udan scheme now. So this scheme was actually launched in August 2020, and it is covering the certain international and national routes to assist farmers in transporting their agricultural products. Okay, so in 2021, this the second version of this scheme was also announced, and it focused upon transporting perishable food commodities or food products from the hilly areas, northeastern states, as well as tribal areas. So this is basically a convergence scheme, and it is not being operated only by the Union Ministry of Civil Aviation, but rather 8 ministries and departments like Ministry of Civil Aviation, Department of Agriculture and Farmers Welfare, etc. They are participating, and they are leveraging their existing schemes to strengthen this logistics for transportation of agricultural produce. Okay, so they have not made any separate budget allocation for this scheme, and this movement of agricultural produce by air transportation is done by the respective departments using their own funds. Okay, so what is the performance of this scheme? So about 108,000 metric ton of perishable cargo was transferred at both national and international level in this financial year of 2021 and 22. So the next topic, very important topic, it must also be discussed at length with you, but I'm going to discuss it in short, because we are only covering it in a brief manner. So anyways, let's see this topic, that is death penalty in India. So the Bachchan Singh framework. So recently Supreme Court has expressed concern over the manner in which the lower courts have been delivering that death sentence in such certain cases. Okay, so this some benches of Supreme Court have expressed their apprehensions regarding the manner in which these lower courts have been announcing death sentences. So like recently, Justice L. Nageshwar Rao commuted death sentences, and he cited that certain errors were committed by the lower courts, and even Justice U. Lalit has called for the reports from probation officers, prison superintendents, and independent mental health experts to see on what basis these death sentences were announced by the respective judges of these lower courts. Okay, so now Justice Lalit has also agreed to comprehensively examine procedures which were followed by the lower court judges in these death penalty cases. Okay, so what has caused the SC to examine practices in death penalty sentencing? So actually, the court is undertaking this exercise to reform the procedures by which the information necessary in a death penalty case is brought before the courts. You know that death, before announcing in any case where death penalty provision is there, the courts have a provision of either giving them a life imprisonment or announcing a death penalty. So this death penalty must be announced only in rarest of rare case, and it should not become a norm. Okay, so but there have been certain accusations of unfairness and arbitrariness in followed by certain judges in lower courts. So all these cases are being re-examined by the Supreme Court to save the judiciary from the
from such accusations. Okay, so what is this framework of Bachchan Singh? So in May 1980, what happened is that the Supreme Court upheld the constitutional validity of death penalty in Bachchan Singh's case, and it said that we are developing a framework so that the future judges would follow this framework while announcing a death penalty. Okay, so this framework announced that judges must consider both the aggravating and mitigating factors before announcing a death penalty. Otherwise, the default should be life imprisonment. Okay, so what are these aggravating and mitigating factors? So like I was telling you in Hindi, that uh, this evaluation of a case in which death penalty provisions are there, evaluation of that case must consider the individual accused. Okay, so it should not be crime centered but individual centered approach. Okay, it is not just that if a person has murdered some, let's say, 5 people or 10 people, you announce a death penalty for that person. Okay, so it should not be the norm. Rather, you should see under what circumstances that person has committed that crime. Okay, so if the person was aggravated to such a level that his mental state did not allow him to think rationally and he murdered them, so if that is the case, then death penalty would not be applicable. And in certain cases, like and in what is this mitigation? So the court would also have to see, or the judge would also have to see, if there was option before that particular individual to mitigate this crime to a lower category. Like he could have just hit that person. I'm just giving an example. He could have just hit that person, or let's say beaten that person. If those options were also there, but he did not explore those options, only in that case you can announce uh, a death penalty. If he had no option but to kill those persons, then you would have to see what were the fact. If he had no mitigating factors, then you should not be applying death penalty to that person. Okay, so before announcing the sentence, the judge must take into consideration the individual circumstances of the accused. Okay, which, because these crimes are very complex, you cannot just use a straitjacket approach in announcing a verdict. Okay, so that's why this Bachchan Singh framework was announced. And why the court is now examining all these cases, because it has been observed by Supreme Court repeatedly that there has been inconsistency in application of the Bachchan Singh framework. Even the Law Commission of India report, 262nd report, is saying that this Bachchan Singh framework is breaking down. In the last 15 years, judges have attributed multiple and inconsistent meanings to this Bachchan Singh framework, and they have used their own prejudices while announcing this death sentence. Okay, so that's why now Supreme Court has entered into course correction mode, and it is willing to course correct all such cases which have been announced recently in the which have been mostly the death sentence cases. Okay. So the next topic is denotified and nomadic tribes in India. So recently, the Parliamentary Standing Committee has expressed its displeasure over the central government's delay in categorizing these denotified and nomadic tribes as Dalits, tribals, or backwards. So what is this denotified nomadic tribes? So when the British colonial government was ruling India, they notified certain tribes in India as criminal, okay, under the Criminal Tribes Act. So millions of nomadic and semi-nomadic people were declared criminals overnight, and they were put under continuous surveillance. So after the government of India was established after independence, they denotified all those tribes as not criminal, and they made them independent in 1952. Okay, so that's why on this of 31st of August 1952, these people celebrate Vimukti Divas, and because they were liberated, of course, on that very day. Okay, so after the denotification, of course, some of these tribes were included in scheduled tribe, scheduled caste, and other backward caste lists, but not, of course, not all. Okay, so many of them still remain outside the purview of the categories which have been mentioned above, like the ST, SC, or OBC list. So that's why this committee is saying that the government should fast track the procedures, and they should
allocate the categories to these denotified tribes, so that the government benefits can be given to them. Okay, so what are these nomadic tribes and what are these semi-nomadic tribes? So nomadic tribes are basically those tribes which are constantly moving in a geographical manner. Okay, so and semi-nomads are those who are also on move, but they return to fixed habitations at least once a year. Okay, of course not all nomadic tribes are denotified nomadic tribes, but all nomadic denotified nomadic tribes were nomadic tribes. Okay, so almost 1500 nomadic and semi-nomadic tribes and 198 denotified tribes comprise of almost 15 crore people in India, according to Renke Commission. So this Renke Commission was formed in 2005, and it identified that almost 50% of DNTs lack any kind of documents, and 98% of them are landless. Okay. Similarly, Idate Commission in 2018 analyze that in the last 1 decade nothing has changed for these DNTs, and they are still deeply impoverished. Okay. So the next topic is NST-FDC. So this National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, the Union Minister of Tribal Affairs, has informed the Parliament about the functioning of this NST-FDC. So what this PSU under the Ministry of Tribal Affairs does is that it extends a concessional loans to eligible scheduled tribe people who are for them to undertake income generation activities or self-employment activities. So this PSU does not extend loans directly, but of course it extend loans through implementing agencies. Okay, so certain schemes are also there, like the term loan scheme, under which viable projects costing up to 50 lakh are given financial assistance up to 90% of the cost. Similarly, Adivasi Mahila Sashактикаран Yojana, economic development of scheduled tribes women, loan up to 90% of the projects costing up to 2 lakh are given to them. Similarly, there is one microcredit scheme for self-help groups in which loans up to 50,000 per member and a maximum of 5 lakh per self-help group is given to them. Education loan scheme is also there. Then there is a scheme for ST entrepreneurs under the Stand Up India scheme, which also of course provides financial assistance to them to the extent of 15% of the total project cost. So all these schemes are implemented by the NST-FDC. Okay. So the next topic is State of World Population Report 2022. So this time the report is focusing upon pregnancy. So that's why the theme is Seeing the Unseen, the case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy. So what is unintended pregnancy? Which is of course unplanned. Okay, so about 12.1 crore pregnancies in the world have been unintended or unplanned. So almost 1 in every 7 of these unintended pregnancies occur in India. So almost 48% of all pregnancies in the world have been unplanned. 61% of these unplanned pregnancies have ended up in abortion. 13% of the women in developing countries start bearing child before they turn 18, and more than 20% of the displaced women worldwide experience some kind of sexual violence. About 257 million women across the world are not using safe modern methods of contraception, and almost 1/4 of women are not able to say no to sex. Okay, so similarly there are some India specific findings. So almost 23.3% women between the age of 20 to 24 years were married before the age of 18. Of course, this is the data gathered from the 5th NFHS survey, that is the National Family Health Survey conducted by the Government of India. But there is under the India specific findings, there has been good news, because India has made major inroads in terms of sexual and reproductive health and rights, and that's why India's population is stabilizing. Okay, so about the United Nations Population Fund, so it was of course formerly known as United Nations Fund for Population Activities. It was created in 1969, and it aims to improve reproductive health and create national strategies and protocols with the help of national governments, and provide birth control supplies and services. Okay, so it functions under the mandate of UN Economic and Social Council, and it is not funded by the UN budget, but it is supported by voluntary contributions. Okay, so in 1971 it was placed under the authority of United Nations General Assembly, and after this transfer of authority in 1987, its name was changed to United Nations Population Fund.
So the next topic is Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan. So this PM Vikas scheme is launched by Union Minority Affairs Ministry to focus upon socio-economic and educational empowerment of minorities, especially artisan communities, women and youth. So they are being trained as entrepreneurs. So at least 33% of the total targets are in this scheme are reserved for women, and 10% of these women will be trained as entrepreneurs. Who will be trained as entrepreneurs will also be selected for becoming business mentors. Okay, of course this is this is a scheme to impart leadership qualities under these communities or women and youth belonging to minority community. So this scheme is known as PM Vikas. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.